प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 10 और क्लास 12 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे। क्लास 10 में हम गणित विषय में द्विघात समीकरण भाग 3 पढ़ेंगे और हिंदी विषय में अपठित गद्यांश भाग 3 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सारणिक भाग 2 पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान विषय में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्रा भाग 1 और 2 पढ़ेंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम रोचक प्रश्नों को भी बनाएंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और पेन अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में ज़रूरी बातों को नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो आज की वीडियो है पार्ट 3। चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे। पूर्ण वर्ग विधि, मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र। तो शुरू करते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि में कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करना है इस मेथड से एक्यूरेट आंसर निकालने के। तो पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण यानी ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर a 0 नहीं हो सकता, को हल करने के चरण इस प्रकार है। सबसे पहले द्विघात समीकरण में x स्क्वायर का जो गुणांक होता है, जो आप ये देख रहे हैं ax स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। तो सबसे पहले हम सभी पदों को a से भाग देते हैं ताकि जो ये पहला पद है वो पूर्ण वर्ग बन पाए। इसके बाद जो ये अचर पद है c बटे में a, उसको हम दाएं तरफ ले जाते हैं। एक और बात, जरूरी नहीं है कि यही स्टेप्स हम फॉलो करें। आगे हम अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जिसमें हम सभी पदों को a से भाग नहीं करते। आप देख रहे हैं हमारा एक्चुअल स्टेप ये होता है कि हमें प्रथम पद को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए चाहे तो हम a से सभी पदों को भाग दे सकते हैं, चाहे तो हम a से गुना करके a को पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, या कुछ ऐसी संख्या हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 8 है, तो या तो 2 से भाग देने पर या 2 से गुना करने पर भी प्रथम पद जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो बस इतना है कि पहले पद को पूर्ण वर्ग बनाना है। और अगर आप जो ये चरण दिए हुए हैं उसको एज इट इज फॉलो करते हैं, तभी भी क्वेश्चन का हल आ जाएगा और हमेशा सही उत्तर ही आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तीसरा चरण है बाएं तरफ। जो बाएं तरफ पे जितनी संख्याएं बच जाएगी उसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना होता है। उसके लिए हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अब हमारे पास जो मान बचेगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा, x प्लस p का वर्ग बराबर में q। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं दोनों तरफ वर्गमूल निकालकर। तो दोनों तरफ हम वर्गमूल निकालेंगे और जो संख्या समीकरण की बाईं तरफ बच जाएगी उसे हम x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ से घटा देंगे, या फिर हम बाईं तरफ के मान को दाईं तरफ शिफ्ट कर देंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये 5 ऐसे चरण हैं जिसको आप यूज करें तो आपको द्विघात समीकरण का हल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 2 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण हम लिखते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप है x वर्ग के साथ जो संख्या है, गुणांक है x वर्ग का, उससे हम सभी पदों को भाग देते हैं। इस प्रश्न में वो गुणांक 2 है, इसलिए हम सभी पदों को 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने पर हमारे पास कुछ इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा। 2/2 x का वर्ग माइनस 5/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। अब 2/2 को हम काट देंगे, हमारे पास बच जाएगा x वर्ग माइनस 5/2 x प्लस 3/2 बराबर 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप में ये है, इसके साथ जो अचर संख्या है, जो आप देख रहे हैं 3/2 है, उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे। साथ ही अब आप देख पा रहे हैं कि जो प्रथम पद है यानी x वर्ग, वो पूर्ण वर्ग है। अब 3/2 को दाईं तरफ ले जाने के बाद जो समीकरण बचेगा वो इस प्रकार होगा, x वर्ग माइनस 5/2x बराबर में माइनस 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि बाएं तरफ जो संख्या बच गई है या जो पद बच गए हैं, उसका हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए जो ये मध्य पद है इसका मतलब कि माइनस 5/2, इसके हिसाब से हम 5/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे। ये हम क्यों करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, 5/2 है तो हमने क्या किया है, 5/4 लिया है, यानी 5/2 को 2 से भाग दे दिया है। तो हम यही संख्या क्यों ले रहे हैं, ये देखते हैं। हमारे पास ये बचा हुआ था x वर्ग माइनस 5/2x बराबर माइनस 3/2। हमें पूर्ण वर्ग बनाना है क्योंकि x वर्ग माइनस का 5/2x है। तो क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, इसलिए हम a माइनस b वर्ग का सूत्र का प्रयोग करेंगे। और a माइनस b वर्ग क्या होता है? a वर्ग माइनस 2 गुने a गुने b प्लस b वर्ग। अब आप देखें तो जो प्रथम पद है वो a वर्ग की जगह पर x वर्ग है, यानी पूर्ण वर्ग है। दूसरे पद की अगर हम बात करें तो हमें कुछ इस प्रकार की संख्या चाहिए कि माइनस 5/2x को हम माइनस 2 गुने में a गुने में b की फॉर्म में लिख पाए। तो चलिए देखते हैं इसको अगर हम इस तरीके से लिखें, माइनस 5/2x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस 2 गुने में x गुने में 5/4। तो 2 से 4 कट करके 5/2 हो जाएगा और ये वापस संख्या बन जाएगी माइनस 5/2 गुने में x। तो अब यहाँ पर अगर हम दूसरे वाले समीकरण से देखें, यानी कि -2ab से कंपेयर करें, तो -2 की जगह -2 है, x की जगह a है, यानी x का a का मान क्या है, यहाँ पर x है, और b का मान क्या हो गया, b का मान हो गया 5/4। अब अगर b का मान 5/4 है तो b का वर्ग भी होना चाहिए। तो b का वर्ग हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी 5/4 का वर्ग हम दोनों ही तरफ समीकरण में जोड़ेंगे। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा x वर्ग माइनस 5/2 गुने में x प्लस 5/4 का वर्ग बराबर माइनस 3/2 प्लस 5/4 का वर्ग। अब इसको देखिए आप, ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी a माइनस बी होल वर्ग का सूत्र है। तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का वर्ग, जहाँ a की जगह पर x है और b की जगह पर 5/4 है। और इसको अगर हम हल करें तो हमें प्राप्त होगा 1/16। आप चाहें तो अपनी कॉपी में इसको हल करके देख सकते हैं। तो इसका मान होगा प्राप्त 1/16, यानी 2 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हम x माइनस 5/4 वर्ग बराबर 1/16 लिख सकते हैं। इसके बाद का चरण क्या था, यानी नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमें दोनों तरफ वर्गमूल करना है। अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल करें तो हमें प्राप्त होगा वर्गमूल x माइनस 5/4 का वर्ग
बराबर वर्गमूल 1/16। अब बाएं तरफ को अगर आप देखें तो वर्गमूल और वर्ग दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा x माइनस 5/4। इसलिए ये हो जाएगा x माइनस 5/4 बराबर में वर्गमूल 1/16 क्या होगा, प्लस माइनस 1/4। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, इसके बाद बाईं तरफ जो संख्या बच गई, यानी बाईं तरफ संख्या कौन सी बची है, माइनस 5/4, इसको हम दाईं तरफ लेके जाएंगे। यानी ये हो जाएगा x बराबर 5/4 प्लस माइनस 1/4। और बीच में प्लस माइनस का क्या अर्थ है कि यहाँ पर x के दो मान हैं। एक है x बराबर 5/4 प्लस 1/4, या दूसरा है x बराबर 5/4 माइनस 1/4। अगर हम दोनों को हल करें तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 3/2 या x बराबर 1। अर्थात x बराबर 3/2 और x बराबर 1 इस समीकरण का हल है। अगला टॉपिक है मूलों की प्रकृति। तो चलिए जानते हैं मूलों यानी कि सॉल्यूशंस जो होते हैं या जीरोस, रूट्स, शून्य, इनकी प्रकृति क्या होती है। एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल का क्या अर्थ है, दो अलग अलग संख्याएं हुई और मूल वास्तविक होगा यदि b स्क्वायर यानी b वर्ग माइनस 4 गुने a गुने c 0 से बड़ा हो। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, यानी जो दो मूल प्राप्त होंगे वो दोनों ही एक जैसे होंगे यदि b स्क्वायर माइनस 4 गुने में a गुने में c बराबर 0 के। इसी प्रकार कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है अगर b स्क्वायर यानी b वर्ग माइनस 4ac 0 से कम हो। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो तो दो बराबर मूल होते हैं, 0 से अधिक हो तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, और 0 से कम हो तो हम इसका वास्तविक मूल नहीं प्राप्त कर सकते। और 10वीं कक्षा के हिसाब से अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आता है तो आपको प्रश्न आगे हल नहीं करना है, ये आप 11वीं कक्षा में सीखेंगे। विविक्त कर ये क्या होता है, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b वर्ग माइनस 4 गुने ac यह निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 की मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। इसीलिए b स्क्वायर माइनस 4ac को इस द्विघात समीकरण का विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये जो टर्म है इसी को हम विविक्तकर कहते हैं, और विविक्तकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसीलिए विविक्तकर को शॉर्ट में हम कैपिटल D से भी डिनोट करते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेंट का फर्स्ट टर्म है यानी कि D। तो D बराबर होता है b वर्ग माइनस 4ac। चलिए आगे कुछ प्रश्न देखते हैं विविक्तकर का। निम्न द्विघात समीकरण के विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति की जांच कीजिए। पहला है 3 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। दूसरा है x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0, तथा तीसरा है 2 गुने x वर्ग माइनस 2 गुने में वर्गमूल 2x प्लस में 1 बराबर 0। चलिए पहला हल करते हैं। 3 गुने x वर्ग माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर है 3 के, b बराबर है माइनस 5 के तथा c बराबर है 2 के। इसीलिए विविक्तकर की वैल्यू यानी कि b वर्ग माइनस 4ac बराबर होगा माइनस 5 का वर्ग। माइनस 5 क्या है, b का मान, इसीलिए b वर्ग की जगह पर आ जाएगा माइनस 5 का वर्ग। इसके बाद होता है माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4। उसके बाद क्या है a का मान क्या है 3, तो गुने में 3 तथा गुने में क्या होता है c, और c का मान है 2। तो इस प्रकार हमने a b c के मान को प्रतिस्थापित कर दिया है b वर्ग माइनस 4ac।
अब हम इसको हल करें तो ये होगा -5 का वर्ग बराबर 25, माइनस में 4 गुने 3 गुने 2 बराबर 24, यानी 25 माइनस 24 बराबर 1 के। और 1 क्या है? 1 शून्य से बड़ा है, इसीलिए इस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल। अगला प्रश्न देखते हैं। x वर्ग प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ पर a बराबर है 1 के, b बराबर है 4 के तथा c बराबर है 5 के, यानी विविधकर हो जाएगा b वर्ग माइनस 4ac, जो बराबर आ जाएगा abc के मान को प्रतिस्थापित करने पर 4 वर्ग माइनस 4 गुने 1 गुने 5। 4 वर्ग होता है 16 और 4 गुने 5 हो जाएगा 20, यानी ये आ जाएगा 16 माइनस 20, जो कि बराबर आएगा -4 के। और -4 क्योंकि शून्य से छोटा है, इसलिए इस समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है 2 गुने में x वर्ग माइनस 2 गुने में वर्गमूल 2 गुने x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर a का मान है 2, b का मान है -2 गुने में वर्गमूल 2 तथा c का मान है 1, इसलिए विविधकर का मान हो जाएगा b वर्ग माइनस 4ac बराबर abc के मान को प्रतिस्थापित करेंगे, ये हो जाएगा -2 गुने वर्गमूल 2 का वर्ग माइनस 4 गुने 2 गुने 1। अब 2 वर्गमूल 2 का वर्ग क्या होता है? 8, और 4 गुने 2 क्या होता है? 8, यानी ये बराबर आ गया 8 माइनस 8 के, जो कि शून्य के बराबर है। तो अब क्योंकि विविधकर का मान शून्य के बराबर है, इसलिए इस समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा 3 तरीके के प्रश्न, जिसमें तीनों ही टाइप हमने कर लिया है, जहां पर या तो विविधकर शून्य के बराबर है, या शून्य से अधिक है, या शून्य से छोटा है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, अगर हम एक द्विघाती समीकरण यानी a गुने x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर लगाना चाहिए तो कब लगा सकते हैं? जब b वर्ग माइनस 4ac का मान 0 से अधिक हो या फिर बराबर, क्योंकि तभी वास्तविक मूल पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac यानी b वर्ग माइनस 4ac का मान 0 से अधिक है या बराबर है। अगर 0 से कम है तो हम उसमें द्विघाती सूत्र नहीं लगा सकते हैं। और द्विघाती सूत्र होता क्या है? अगर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अधिक है, तब x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2 गुने a। तो इस सूत्र को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सबसे पहले हम d का मान ज्ञात करते हैं, और d अगर 0 से अधिक या बराबर आ जाए तो हम इस द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक प्रश्न देखते हैं, जिसमें हम इसका प्रयोग करके एक समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। उदाहरण है समीकरण x प्लस 1 बटे x बराबर 3 के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब इस समीकरण को देखिए, ये समीकरण द्विघाती समीकरण के फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। जो आपको हर में x दिख रहा है, उस x को हम किसी तरीके से अंश में लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, यानी लघुत्तम लेके सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम x से समीकरण के दोनों तरफ x से गुना कर दें। तो हम यही करेंगे, दोनों तरफ x से गुना कीजिए। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा x वर्ग प्लस 1 बराबर में 3x। अब बराबर में जो 3x है उसको हम बाईं तरफ शिफ्ट कर दें, तो हमारे पास प्राप्त होगा x वर्ग माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो अब आप देख रहे हैं कि ये द्विघाती समीकरण है, जिसमें a का मान 1 है, b का मान -3 है तथा c का मान 1 है। तो इसमें हम लगाएंगे द्विघाती सूत्र। उससे पहले हम चेक करेंगे कि विविधकर का मान 0 से अधिक है या नहीं। तो आप देखिए, b वर्ग माइनस 4ac बराबर होगा -3 वर्ग माइनस 4 गुने 1 गुने 1 के, जो बराबर आएगा 9 माइनस 4 यानी 9 माइनस 4, और 9 माइनस 4 5 के बराबर होता है।
तो क्योंकि विविधकर का मान 5 है जो कि 0 से अधिक है, तो हम यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a। अब यहाँ पर abc के मान को प्रतिस्थापित करें तो x बराबर हो जाएगा माइनस का माइनस 3 प्लस माइनस वर्गमूल 5 बटे में 2 गुने में 1। इसको हम आगे हल करें तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस वर्गमूल 5 बटे में 2, यानी यहाँ से हमारे पास x के 2 मान प्राप्त होते हैं, x बराबर 3 प्लस वर्गमूल 5 बटे 2 तथा 3 माइनस वर्गमूल 5 बटे 2। तो ये 2 हल हैं इस समीकरण के, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 अलग अलग वास्तविक मूल हैं क्योंकि विविधकर का मान 5 यानी 0 से अधिक था। तो इस वीडियो में हमने सीखा द्विघाती सूत्र यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल b वर्ग माइनस 4ac बटे में 2a। साथ ही d का सूत्र देखा हमने यानी विविधकर का b वर्ग माइनस 4ac। इसके अलावा हमने पूर्ण वर्ग विधि किया था। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, पिछली अपठित बोध की वीडियोस में हमने अपठित गद्यांशों पर भरपूर चर्चा की। आपको याद होगा कि अपठित बोध के 2 प्रकार होते हैं, पहला गद्यांश और दूसरा पद्यांश जिसे काव्यांश भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम काव्यांश को हल करना सीखेंगे। पिछली 2 वीडियो में हमने गद्यांश को हल करना सीखा था। जिस प्रकार सरलता पूर्वक गद्यांश को हल किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार काव्यांशों को भी सरलता पूर्वक हल किया जा सकता है। आइए जानते हैं अपठित काव्यांशों को हल करने की विधि और आज की इस वीडियो का विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में अपठित काव्यांश का अर्थ जानेंगे और जानेंगे अपठित गद्यांश को हल करने की विधि और उदाहरण युक्त स्पष्टीकरण करेंगे, यानी जो विधि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उस विधि के अनुसार एक काव्यांश को हल करने का प्रयास भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। काव्यांश क्या होता है? जब आप अपना प्रश्न पत्र खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एक गद्यांश दिया हुआ है, एक काव्यांश दिया हुआ है और काव्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जब हमने गद्यांश को हल करना सीखा था तो उसमें हमने लघु उत्तरात्मक प्रश्न को आधार बनाया था। काव्यांश को हल करते हुए हम बहुविकल्पात्मक प्रश्न या MCQ को आधार बनाकर इसे हल करना सीखेंगे। उससे पहले हम जानते हैं अपठित काव्यांश का अर्थ क्या होता है। दरअसल किसी भी कविता का अंश काव्यांश होता है और वह कविता जिसे पहले ना ही तो पढ़ाया गया हो और ना ही पढ़ा गया हो उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। और उस काव्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वह प्रश्न लघु उत्तरात्मक भी हो सकते हैं और बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं, जैसा कि हम पहली वीडियो में चर्चा कर चुके थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी काव्यांश का अंश जिसे पहले पढ़ा ना गया हो उसे अपठित काव्यांश कहते हैं। और प्रश्न पत्र में अपठित काव्यांश से अर्थ है वह काव्यांश जिसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएं। आइए अब हम इस प्रश्न को किस प्रकार हल करना है उसे जानते हैं। अपठित काव्यांश को हल करने की विधि थोड़ी अलग है गद्यांश से। इस प्रकार क्योंकि सबसे पहले तो हमें अपठित काव्यांश को पढ़ना होता है। जैसे यहां पर देखिए
एक काव्यांश दिया हुआ है, काव्य का एक अंश दिया हुआ है, कविता का एक अंश दिया हुआ है और उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद हमें काव्यांश के जो प्रश्नों को पढ़ना है और प्रश्न को जोड़कर काव्यांश को पढ़कर उसका उत्तर खोजने का प्रयास करना है। आइए इसे और सरल बनाते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले आइए काव्यांश को पढ़ते हैं। काव्यांश है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, स्मृति सुखद पहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। अब देखिए, ये काव्यांश दिया गया है और इस काव्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि कविता से कवि के व्यक्तित्व के किस गुण का पता चलता है। अब देखिए, प्रश्न के लिए विकल्प भी दिए गए हैं कि स्वाभिमानी एवं आत्मविश्वासी होने का, संघर्षशीलता का अभाव, कर्तव्य विमुख होने का या भाग्यवादी होने का। अगला प्रश्न है कि कवि जीवन में मिलने वाली असफलता को क्या मानता है, निराशा, विश्राम, जिजीविषा या उद्यमशीलता। अगला प्रश्न है कि कवि अपने समय को सुखद बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहता। विकल्प हैं परिश्रम, सुखदायी वस्तुओं की खरीद, विश्व की संपदा की कामना, अपने धन का त्याग। अगला प्रश्न है कि यह भी सही वह भी सही का आशय इनमें से क्या है, यानी निम्न विकल्पों में से क्या है, सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, धन दौलत। और पांचवा प्रश्न है वरदान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है और विकल्प दिया गया है शाप, अभिशाप, श्राप, उपयुक्त, सभी। तो आइए अब हम जानते हैं किस प्रकार हमें हल करना है इसका। तो उत्तर लिखने के लिए हमने प्रश्नों को पढ़ा। अब हम देखेंगे कि कविता से कवि के व्यक्तित्व के किस गुण का पता चलता है। अब हम कविता देखेंगे कि कविता हमने पढ़ी और कविता में हमने देखा कि कवि भाग्य के भरोसे नहीं है, खुद अपनी मेहनत करना चाहता है। तो इससे हम देखेंगे कि कवि जो है वो कर्तव्य विमुख है ना, कर्तव्य विमुख है, यानी वह कर्तव्य को प्रधानता देता है। इसीलिए कवि के व्यक्तित्व में कर्तव्य विमुख होने के गुण का पता चलता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कवि जीवन में मिलने वाली असफलता को क्या मानता है। अब देखिए, हम कविता पढ़ेंगे तो कविता में हमें एकदम वो वाला शब्द नहीं मिलेगा जो विकल्प में है, क्योंकि आप देखिए निराशा, विश्राम, जिजीविषा, उद्यमशीलता चारों ही शब्द इस कविता में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, इस काव्यांश में है ही नहीं। तो पर हम जब कविता पढ़ेंगे तो इसका भाव हमें ये पता चलेगा कि जीवन में जो सफलता मिली है उसे कवि जिजीविषा मानता है, जीने की इच्छा कवि को जीवन में जो असफलता मिली है उसे वो उद्यमशीलता मानता है। उद्यमशीलता का अर्थ होता है उसे और ज्यादा बनाने की, और ज्यादा मेहनत करने की जो आशा है वो कवि को मिलती है। असफलता उद्यमशीलता बढ़ाती है। अगली काव्य पंक्ति से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कवि अपने समय को सुखद बनाने के लिए क्या नहीं करना चाहता। अब देखिए, आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको इसमें अर्थ मिलेगा कि वरदान नहीं मांगना चाहता, किंतु वरदान मांगना नहीं चाहता ऐसा कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प है परिश्रम, सुखदायी वस्तुओं की खरीद, विश्व की संपदा की कामना, अपने धन का त्याग। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, यह कविता में दिया गया है। तो इस प्रकार उत्तर होगा कि विश्व की संपदा की कामना करना कवि
नहीं चाहता अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए। इस प्रकार हमने 3 प्रश्न जो है वो सरलतापूर्वक हल कर लिए। अब आइए हम चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या यह भी सही वह भी सही का आशय क्या है? आशय का मतलब होता है अर्थ। अब कविता में आप देखेंगे कि यह भी सही और वह भी सही पंक्ति का प्रयोग हुआ है। अब इसका अर्थ यह है कि दुख मिले चाहे सुख मिले, कवि को सब कुछ सही ही लगता है, हर हालत में वह परिश्रम करने को तैयार है। इस प्रकार सुख दुख सही विकल्प होगा, सुख दुख जो है वो सही आंसर है इसका। और अगला प्रश्न है कि वरदान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? अब देखिए, ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, तो यहां पर आपकी शब्द संपदा का जांच किया जाएगा, देखा जाएगा कि आपको कितने शब्द आते हैं। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकते हैं, प्रत्युपसर्ग से संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो शाप जो शब्द है वो भी वरदान का विपरीतार्थक है। अभिशाप वह भी विपरीतार्थक शब्द है। श्राप वह भी विपरीतार्थक शब्द है। और जो अंतिम विकल्प है वह है उपयुक्त सभी। इस प्रकार उपयुक्त सभी जो है वह उचित उत्तर होगा। इस प्रकार हमने देखे सरलतापूर्वक इस प्रकार इस प्रश्न को हल कर लिया। अब एक प्रश्न और पूछा जाएगा आपसे शीर्षक संबंधित। जैसा कि हमने गद्यांश के समय चर्चा की कि गद्यांश को हल करते समय आपको ध्यान रखना है कि उसका केंद्र बिंदु क्या है। इस प्रकार इस कविता का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु है वरदान मांगूंगा नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि वरदान मांगूंगा नहीं वो पंक्ति बार बार रिपीट हो रही है। तो हम यह जो पंक्ति है वो रख सकते हैं, टेक है एक तरीके से, और यही हम इसका अगर शीर्षक रख देंगे तो अनुचित नहीं है, सही ही है। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या कुछ सीखा है। आज की इस वीडियो में हमने जाना है कि काव्यांश को किस प्रकार हल करते हैं, और हमने जाना कि किस विधि का प्रयोग करना है कि पहले हम काव्यांश को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद प्रश्नों को पढ़ेंगे और फिर प्रश्नों को समझकर काव्यांश में उसका अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें हमारा जो व्याकरणिक ज्ञान है उसकी आवश्यकता होगी। साथ ही उत्तर किस प्रकार लिखने हैं यह भी हमने जाना। मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और घर जाकर आप पिछले प्रश्न पत्रों को उठाकर उनमें दिए गए अपठित काव्यांश और गद्यांश को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक विद्यार्थियों अपना ध्यान रखिए। हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना पाठ सारणिक यानी डिटर्मिनेंट्स का एक नया अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के विषय क्या है। सारणिकों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सारणिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों पहला गुणधर्म है कि किसी सारणिक का मान पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी यदि आपके पास एक सारणिक है इस प्रकार से, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने पर हमें एक सारणिक प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से, जिसे हम डेल्टा 1 के नाम से बोल रहे हैं। तो दोस्तों इस गुणधर्म के अनुसार डेल्टा बराबर डेल्टा 1 यानी इस सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए दोस्तों दूसरा गुणधर्म देखते हैं। यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है तब सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यानी यदि डेल्टा हमारे पास एक सारणिक है जो आपको दिख रहा है और हम R1 पंक्ति को R3 पंक्ति से बदल दें तो हमें डेल्टा 1 कुछ इस प्रकार से मिलेगा दोस्तों। और इस गुणधर्म के हिसाब से दोस्तों डेल्टा 1 का मान माइनस डेल्टा के बराबर होगा, यानी इसका चिन्ह परिवर्तित हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं तीसरा गुणधर्म जो है यदि एक सारणिक की कोई 2 पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है,
मतलब सभी संगत समान हैं, तो सारणिक का मान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चौथा गुणधर्म देखते हैं। यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर से गुना करते हैं तो उसका मान भी k से गणित हो जाता है। यानी आपके पास एक सारणिक है डेल्टा बराबर जो आपको दिख रही है, और डेल्टा 1 मैंने दोस्तों ली है, पहली पंक्ति में मैंने इसका k से गुणन कर दिया है, यानी हर अवयव इस पंक्ति का, पहली पंक्ति का k से जुड़कर लिखा गया है। तो दोस्तों इस गुणधर्म के हिसाब से डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा k डेल्टा, यानी k बाहर आ जाएगा और पूरा सारणिक k से गुणन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पांचवा गुणधर्म देखते हैं। यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी आपके पास एक सारणिक है जो आपको इस प्रकार से दिख रहा है, और पहली पंक्ति में आप दोस्तों देख रहे हैं a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3 अवयव है। यानी अपने गुणधर्म के मुताबिक हम अपने डेल्टा को इस प्रकार से दो सारणिक के योगफल में लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं a1, a2, a3 पहली पंक्ति में है पहले सारणिक की, और दूसरे सारणिक में आपको लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 पहली पंक्ति में दिखाई दे रखा है। आगे देखते हैं दोस्तों और अपना गुणधर्म 6 देखते हैं। यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। यानी यदि हम Ri को Ri प्लस के Rj में परिवर्तित करें या Ci को Ci प्लस के Cj इन उसका प्रयोग करें तो सारणिक का मान वही रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक उदाहरण देखते हैं। दर्शाइए कि यह सारणिक का मान 0 के बराबर है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास ये सारणिक दिया हुआ है और इसको हम दो सारणिक के योगफल में लिख सकते हैं अपने गुणधर्म के मुताबिक। और जब हम इसका मान निकालेंगे दोस्तों तो वह हमें 0 के बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा गुणधर्म था कि यदि हमारी दोनों पंक्तियां एक समान हो या दो स्तंभ एक समान हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक और उदाहरण देखते हैं। डेल्टा बराबर एक सारणिक दे रखा है और हमें दिखाना है कि यह बराबर है a क्यूब के। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। दोस्तों सारणिक डेल्टा में R2 को हम बदल रहे हैं R2 माइनस 2R1 और R3 को हम परिवर्तित कर रहे हैं R3 माइनस 3R1। इसका प्रयोग करके दोस्तों हमें अपना डेल्टा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा और पुनः R3 को R3 माइनस 3R1 में बदल कर दोस्तों हमें कुछ इस तरीके से अपना सारणिक मिलेगा, जिसको हम C3 के उसमें एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिलेगा A और 2 क्रॉस 2 कोटि का एक सारणिक प्लस 0, जिसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें वह a क्यूब के बराबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों एक त्रिभुज जिसके शीर्ष बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं x1 y1, x2 y2 तथा x3 y3। हम उसका क्षेत्रफल व्यंजक इस प्रकार में निकालते थे 1/2 x1 का गुणन y2 माइनस y3 प्लस x2 का गुणन y3 माइनस y1 प्लस x3 का गुणन y1 माइनस y2। अब हम इस व्यंजक को सारणिक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा बराबर 1/2 और सारणिक के अंदर पहली पंक्ति में x1 y1 1, दूसरी पंक्ति में x2 y2 1 और तीसरी पंक्ति में x3 y3 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ टिप्पणियां देखते हैं।
पहली है दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है तो हम सदैव सारणिक का निरपेक्ष मान लेते हैं। दूसरा, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए सारणिक का धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, 3 संरेख बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। यानी अगर आपके पास बिंदु कुछ इस प्रकार है जो कोलिनियर है या संरेख बिंदु है, इस बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और एक उदाहरण देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष है 3,8 - 4,2 और 5,1। चलिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा डेल्टा बराबर 1/2 और यह सब सारणिक के अंदर बराबर 1/2 और हम इसको हल करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, जिसका हमें मान मिलेगा 61/2। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। हमने सारणिकों के गुणधर्म पढ़े और त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा। आशा करती हूँ आपको सब समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। और आज के इस वीडियो में हम इसका पहला भाग समझेंगे और इस भाग में हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की, जिसमें हम समझेंगे परावर्तन के नियम और इसके बाद देखेंगे किसी समतल दर्पण से प्रकाश किस तरह परावर्तित होता है, यानी समतल दर्पण द्वारा परावर्तन। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने किसी बॉल का जमीन से टकराकर वापस आना तो देखा होगा, किंतु क्या आप जानते हैं कि प्रकाश भी ठीक इसी के समान किसी सतह से टकराकर वापस आता है और प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटकर आने की क्रिया के कारण ही वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। लेकिन ये होता कैसे है? तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर बिल्कुल अंधेरा है। अब इस जगह पर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु नहीं है, यानी कि ये जगह एकदम खाली और अंधेरी है। ऐसे में अगर आप इस जगह पर कोई एक टॉर्च जलाते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी यहाँ पर भी टॉर्च से निकलने वाला प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इस प्रकाश के पथ में कोई एक वस्तु आएगी तो ये प्रकाश अब इस वस्तु से टकराकर वापस हमारी ओर आएगा, जिसके कारण हम इस वस्तु को देख पाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रकाश का परावर्तन हमें उस वस्तु को देखने में सक्षम करता है। दोस्तों, हम ये तो जान गए कि प्रकाश सीधी रेखा में तब तक गमन करता है जब तक कि उसके पथ में कोई वस्तु ना आ जाए, और जैसे ही कोई वस्तु इसके पथ में आती है, ये प्रकाश उस वस्तु से टकराकर वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिन्हें कहते हैं परावर्तन के नियम, जिसमें पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में आप देख भी सकते हैं कि इस टॉर्च से आने वाले प्रकाश की आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सब एक ही तल यानी कि इस स्क्रीन में उपस्थित हैं। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है।
आइए अब इन नियमों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एक चिकनी सतह कुछ इस तरह से मान लेते हैं। अब यहाँ पर कोई एक वस्तु जैसे कि एक मोमबत्ती लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मोमबत्ती से आने वाले प्रकाश की किरण को कहा जाता है आपतित किरण। अब जैसे ही ये किरण इस सतह से टकराएगी तो ये परावर्तन के नियमों के अनुसार सतह से टकराकर वापस लौट जाएगी। इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। और दोस्तों, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण सतह से टकराती है, तो इस बिंदु पर सतह के ऊपर खींचा गया लंब कहलाता है अभिलंब। अब आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि परावर्तन के पहले नियम का अनुपालन किया जा रहा है, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सब एक ही तल में स्थित है। इसके साथ ही आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है आपतन कोण, जिसे थीटा आई से लिखा जाता है। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण, जिसे थीटा आर से लिखा जाता है। और परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आइए अब बात करते हैं किसी समतल दर्पण से होने वाले परावर्तन की और इस परावर्तन से बनने वाले प्रतिबिंब के गुणों की। दोस्तों, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के समान होती है और वस्तु की तरह ये प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु के समान दूरी पर होता है। इसके साथ ही दोस्तों, किसी समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है, यानी लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसका अर्थ है कि अगर आप इस दर्पण के सामने अपना दायां हाथ उठाएं तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता है। इसी स्थिति को कहा जाता है पार्श्व परावर्तन। तो दोस्तों, इन्हीं विषयों के साथ हम हमारे आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में समझाए गए विषय आपको समझ आए होंगे। तो आइए एक बार जल्दी से आज के वीडियो में समझाए गए विषयों को एक बार दोहरा लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा प्रकाश के परावर्तन को, जिसमें हमने जाने परावर्तन के नियम और देखा किसी समतल दर्पण से परावर्तन किस प्रकार होता है और इससे बनने वाला प्रतिबिंब किस आकार और दूरी पर होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे गोलीय दर्पण और इन दर्पणों से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र का दूसरा भाग समझेंगे और इस भाग में हम समझेंगे गोलीय दर्पण को और जानेंगे इन दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है और इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम दर्पणों की बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण, जिनसे होने वाले प्रकाश के परावर्तन को हमने पिछले वीडियो में जाना था और देखा था
कि इस प्रकार के दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब किस प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के दर्पण जो कहे जाते हैं गोलीय दर्पण, जो कि दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दोस्तों, उत्तल दर्पण में दर्पण की दबी हुई सतह को पॉलिश कर दिया जाता है, जिससे उसकी उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। दोस्तों, किसी चम्मच की उभरी हुई सतह को अगर आप अपने सामने रखेंगे तो वह एक उत्तल दर्पण के जैसे कार्य करेगी। दूसरे प्रकार के दर्पण जो कहे जाते हैं अवतल दर्पण, उनमें उभरी हुई सतह को पॉलिश कर दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन कराया जाता है, जैसे कि चम्मच की दबी हुई सतह एक अवतल दर्पण जैसी होती है। तो दोस्तों, इन दोनों ही प्रकार के दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब भिन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त बिंब की प्रकृति वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पर भी निर्भर करती है और इसी कारण से अलग अलग दूरियों पर अलग अलग प्रकार के बिंब बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसे, दर्पण से कितनी दूरी पर और किस प्रकृति के बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तल दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंबों की, जिसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु दर्पण से अत्यधिक दूर यानी कि लगभग अनंत दूरी पर है। तो ऐसे में अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश किरण प्रकाशिक अक्ष के समांतर होंगी और ऐसी किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये प्रकाश तो परावर्तित होकर वापस लौट जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस आप देखें तो यह दर्पण के पीछे यानी कि पॉलिश हुई सतह की ओर होता है। तो ये किरणें दर्पण के अंदर नहीं जाती, किंतु यदि हम परावर्तित होती किरणों को इस दिशा में बढ़ाएं कि वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो ऐसे में हम देखते हैं कि ये किरणें पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी कि प्रतिबिंब इस फोकस पर ही बनेगा। और क्योंकि इस बिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है, अर्थात हमें केवल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये किरणें आपस में मुख्य फोकस पर मिलती हैं। इसलिए ये प्रतिबिंब एक आभासी प्रतिबिंब होगा, जिसका आकार बहुत ही ज्यादा छोटा यानी कि बिंदु आकार का होगा। इसके अतिरिक्त ये प्रतिबिंब सीधा होगा। अब मान लीजिए कि हमने वस्तु को अनंत दूरी से उठाकर दर्पण के सामने कहीं रख दिया है, तो इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा होगा और ये प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच में कहीं बनता है। दोस्तों, अगर हम उत्तल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग देखें तो ये दर्पण गाड़ियों में पार्श्व दर्पण के तौर पर उपयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब सीधे होते हैं और बिंब का एक छोटा आकार होने के कारण एक छोटे से दर्पण से काफी क्षेत्र को इनमें देखा जा सकता है। आइए अब जानते हैं दूसरे प्रकार के गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण द्वारा होने वाले प्रकाश के परावर्तन को। इसमें भी हम मान लेते हैं कि वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, जिसमें ये एक प्रकाशिक अक्ष है, जिस पर मुख्य फोकस F और प्रकाशिक केंद्र C है। अब एक ऐसी वस्तु की कल्पना करते हैं जो कि अनंत दूरी पर है, जैसे कि सूर्य। तो दोस्तों, ऐसे ही किसी अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाशिक अक्ष के समांतर होती हैं, जो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यानी कि इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होता है, क्योंकि इस प्रतिबिंब को दर्पण के फोकस पर कोई पर्दा लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक होने के साथ साथ
ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और यदि इसका आकार देखें तो ये प्रतिबिंब बहुत ही छोटा यानी कि बिंदु के आकार का होता है। आइए अब दूसरी स्थिति लेते हैं जिसमें हम वस्तु को अनंत दूरी से हटाकर किसी निश्चित दूरी यानी कि वक्रता केंद्र C से परे रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है और इसका आकार वस्तु से छोटा होता है। आइए दोस्तों अब तीसरी स्थिति लेते हैं जिसमें हम वस्तु को दर्पण के और पास यानी कि वक्रता केंद्र C पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र C पर ही बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है। इसका आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। आइए अब बात करते हैं चौथी स्थिति की, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के और पास यानी कि वक्रता केंद्र C से आगे अर्थात C और F के बीच में कहीं पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब C से पीछे बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है। इसके अलावा इसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के समीप लाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता जाता है। आइए अब बात करते हैं पांचवी स्थिति की, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस F पर रखते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर आती हैं। इसलिए हम मान लेते हैं कि ये किरणें कहीं अनंत दूरी पर जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, यानी कि इस स्थिति में प्रतिबिंब बहुत दूर यानी कि अनंत दूरी पर बनता है, जिसकी प्रकृति वास्तविक होती है और ये प्रतिबिंब भी उल्टा बनता है और इसका आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। आइए अब जानते हैं छठी और अंतिम स्थिति, जिसमें हम वस्तु को दर्पण के बेहद पास यानी कि मुख्य फोकस F और ध्रुव के बीच कहीं मान लेते हैं। इस स्थिति में प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से दूर जाती दिखाई पड़ती हैं, अर्थात इस स्थिति में ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को दर्पण के आगे प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। किंतु यदि हम इन परावर्तित किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये एक दूसरे को दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद करती दिखाई पड़ती हैं। यानी कि इस स्थिति में बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो सीधा होने के साथ साथ आभासी होता है और इस प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होता है। दोस्तों इन दर्पणों से बनने वाली भिन्न भिन्न प्रतिबिंबों के आधार पर इनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये दर्पण ध्रुव के पास रखी वस्तु का एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिसके कारण इन्हें दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये प्रतिबिंब फोकस पर रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और अनंत दूरी पर बनाते हैं, जिसके कारण इन्हें विभिन्न प्रकार की लाइट जैसे कि टॉर्च या फिर गाड़ी की लाइटों में परावर्तक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसी विषय के साथ खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। तो आइए एक बार दोहरा लेते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो में हमने क्या सीखा। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हमने जाने गोलीय दर्पण, जो संरचना के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। इसके बाद हमने देखा इन दोनों ही प्रकार के गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन, इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति और प्रकृति को जानकर, और इसके अतिरिक्त इन दर्पणों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। इस अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कुछ और विषय।
दर्पण समीकरण और आवर्धन को। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो दोस्तों, आशा है आप सबको आज पाठ पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज क्लास 10 में हमने गणित विषय में द्विघात समीकरण भाग 3 पढ़ा और हिंदी विषय में अपठित गद्यांश भाग 3 पढ़ा। वहीं क्लास 12 में गणित विषय में सारणिक भाग 2 पढ़ा और भौतिक विज्ञान विषय में किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र भाग 1 और 2 पढ़ा। इन सभी वीडियो के साथ हमने रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि हम कल क्या पढ़ेंगे। कल हम क्लास 10 में विज्ञान विषय में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार भाग 1 पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 2 पढ़ेंगे। वहीं क्लास 12 में रसायन विज्ञान में तत्वों के अलगाव का सामान्य सिद्धांत और प्रक्रियाएं भाग 3 पढ़ेंगे और जीव विज्ञान विषय में वंशगति तथा विविधता के सिद्धांत भाग 6 पढ़ेंगे। एक ज़रूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप DigiSat इकोवेशन YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।